अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल व दिमाग बल्कि अक्ल को हैरान करती लर्ज़दा खौफ का सिक्का जमाती डरावनी कहानी रूहों का मिलन। नासरा ने जैसे ही खिड़की खोली तो हवा के तेज़ झोंकों से जुल्फ़ें उसके चेहरे पे बिखर गईं। शाम गहरी हो चुकी थी और सुरमई धुन के गहरे होते जा रहे थे। करीब ही शोर मचाती नदी बह रही थी जिसके दूसरे किनारे बहुत दूर तक गांव के कब्रिस्तान की उदास और खामोश बस्ती आबाद थी। इस खामोश बस्ती में इसके ख्वाबों का शहज़ादा साद अबद नींद सो रहा था। वो दोनों कभी इस नदी के किनारे दरख्तों के झुंड तले चोरी छुपे मिला करते थे। यही उन्होंने एक दूसरे से ना बिछड़ने की कस्में खाई थीं, अहदो पैमा किए थे। लेकिन जब इसके बाप को पता चला तो इसने अपना पदराना इख्तियार से फ़ायदा उठाते ही चंद दिनों में इसकी शादी अपने भतीजे कैसर से कर दी। कैसर शहर के कॉलेज में प्रोफेसर था। इसे शादी के बाद अपने खाविन के साथ शहर जाना पड़ा और फिर वो वहीं की हो रही। अब गांव में इसके लिए रखे ही क्या था। इसके महबूब साद ने इसकी शादी के थोड़े ही दिनों बाद खुदकुशी कर ली और 1 साल बाद इसका बूढ़ा बाप भी मर गया। बाप की मौत के 6 साल बाद वो अपने खाविन के हमरा गांव आई थी। ये घर इसकी आरजुओं का मतफन था। नासरा की आंखें डूब आ गईं और माजी की यादों के दिए झिलमिलाने लगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गांव की आबादी से अलग थलग इस खंडर नुमा मकान में रह सको? कैसर ने सामान खोलते हुए नासरा से कहा। हाँ, क्यों नहीं, नासरा ने अपने ख्यालात से चौंकते हुए कहा। मैंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यहाँ गुजारा है, आबादी से बहुत दूर है। कैसर ने दोबारा एतराफ़ किया। तुम भी तवील बीमारी से अभी उठी हो, तन्हाई से तबीयत पर बोझ ना पड़े और तुम दोबारा बीमार हो जाओ। डार्लिंग, मेरी फ़िक्र ना करो, नासरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बीमारी पर अंदाज की हुई सारी जमा पूंजी तो खर्च कर चुके हैं। अब पैसे के बगैर मरी जाने से तो रहे। हमारे लिए गांव ही सेहत अफ़ज़ा मकाम है। ऐसा पुरसुकून माहौल तो मरी में भी मैसर नहीं। क्योंकि तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है, कैसर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। नासरा ने कोई जवाब न दिया और शौहर के साथ मिलकर सामान खोलने लगी और करीने से रखने में मसरूफ़ हो गई। जल्द ही दोनों ने ज़रूरत का सामान लिया और ख्वाबगाह को साफ़ करके बिस्तर लगा दिए। नासरा ने खाना पकाया और खाना खाने के बाद दोनों लेट गए। खिड़कियों के शीशों में से चांद की ठंडी चांदनी नासरा के हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। वो माजी के धुलकों में खोई हुई ज़िंदगी के नशेब व फराज के मुतालिक सोच रही थी कि इसे खिड़की की शीशे से चिपकी हुई एक भयानक शक्ल दिखाई दी और वो खौफ से कांप उठी। डार्लिंग, खिड़की के आगे कोई कपड़ा ही तान दो, पर्दे सुबह आवेज़ा कर दूंगी, नासरा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। कैसर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर अपने नीचे से बिस्तर की चादर निकालकर खिड़की के सामने दीवार पर लगी हुई कीलों से चादर के किनारे बांध के पर्दे की तरह लटका दी। और कुछ? कैसर ने नासरा को छेड़ते हुए कहा। बस मेहरबानी, नासरा भी हंस दी। 1 हफ्ते तक दोनों मियाँ बीवी की सफाई वगैरह में मसरूफ़ रहे। कैसर ने नासरा की सहूलत और आराम के पेश नज़र गाँव की एक लड़की आशी को घर के कामकाज और खाना पकाने के लिए मुलाजिम रख लिया। आशी एक यतीम लड़की थी जो अपने चाचा के घर जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी। घर का सारा काम इसने अपने ज़िम्मे ले लिया। नासरा को तो वो हाथ भी ना लगाने देती थी। काम था ही क्या, 2 आदमियों को खाना पकाना और घर की सफाई। चंद ही दिनों में आशी ने अपनी मालकन के दिल में घर कर लिया। नासरा भी इससे खुश थी। वो आशी को मुलाजमा के बजाय अपनी बहन समझती थी। इसने आशी को अपने साथ शहर ले जाने का वादा भी किया था। हफ्ते में 1 बार वो दोनों बस में सवार होकर शहर सौदा सरूफ ख़रीदने जाया करते थे। कैसर भी मुतमईन था कि आशी की मौजूदगी से नासरा का दिल भी बहला रहता है। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे कि अचानक नासरा की सेहत गिरने लगी। वो हर वक्त खोई और परेशान सी रहने लगी। रफ्ता रफ्ता वो आशी की मौजूदगी से भी बेनियाज हो गई और अपने शौहर से भी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। अब वो सारा दिन कमरे में खिड़की के सामने कुर्सी डाले बैठी खलाओं में घूरती, गोया ऐसे किसी की आवाज़ का इंतज़ार हो। शुरू में तो कैसर ने इस तब्दीली की जानिब तवज्जो ना दी, लेकिन कब तक। आखिर एक दिन इसने नासरा से पूछ ही लिया,
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, नासरा ने बदस्तूर खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया। तुम्हारी ये बात तो खैर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, कैसर कहने लगा। साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी सेहत इन चंद दिनों में गिर गई है, रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा है। तुम अब भी अपने आप को तंदुरुस्त कहती हो, गुज़िश्ता कई दिनों से तुम परेशान और मुतफक्किर हो। आखिर बात क्या है? आपके होते हुए भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? नासरा ने पलट कर देखा और मुस्कुरा के धीमी आवाज़ में कहा, मेरा ख्याल है अब हमें शहर चले जाएं। कैसर ने नासरा का कंधा प्यार से थपथपाया। वहाँ तुम्हारे इलाज भी हो सकेगा। क्यों, यहाँ क्या है? यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कैसर ने जवाब दिया। लेकिन मुझे हुआ क्या है, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। नासरा मुस्कुराई। शहर से आई? अभी तो आई हूँ। वहाँ पर वही हंगामा, वही शोर, ना दिन को चैन ना रात को आराम। और फिर तुम्हारी 4 माह की छुट्टियाँ अभी बाकी हैं, शहर जाके क्या करोगे? कैसर का नासरा की बातों पे इत्मीनान तो ना हुआ, लेकिन वो खामोश हो गया। इसे नासरा की हसास तबीयत का इल्म था। अगर शहर जाने के लिए इसरार किया तो वो रो रो के जान हलकान कर देगी। तवील बीमारी से उठने के बाद वो वैसे भी चिड़चिड़ी हो गई थी। मियाँ बीवी की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के चंद ही दिनों बाद की बात है। रात का पिछला पहर था। खिड़की खुली होने के सबब सर्दी से कैसर की आंख खुल गई। देखा तो नासरा खिड़की के पास खड़ी बातें कर रही थी। इस वक्त कौन हो सकता है? नासरा किससे प्यार की मीठी बातें कर रही है, मगर नासरा के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कैसर बिस्तर से उठकर दबे पांव कमरे से बाहर आया ताकि अपनी बीवी से रात की तन्हाई में छुपके मिलने वाले को देख सके, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। कैसर आगे बढ़ के खिड़की के पास पहुँचा और नासरा के सामने जा खड़ा हुआ। नासरा ने इसकी तरफ कतन तवज्जो ना दी और बदस्तूर हंस हंस के बातें करती रही। नासरा, कैसर ने इसको कंधों से पकड़ के झंझोड़ते हुए कहा। नासरा ने पलट के कैसर को देखा और फिर खिड़की की तरफ मुंह फेर के दोबारा हंसने लगी। चंद लम्हों के तवफ़ुफ़ के बाद कैसर ने दोबारा गरजदार आवाज़ में इसे पुकारा तो वो चौंक गई, जैसे इसे किसी ने गहरी नींद से जगाया हो। कैसर ने नासरा को पकड़ के बिस्तर पर लिटाया और खिड़की बंद कर दी। नासरा फ़ौरन ही सो गई, लेकिन कैसर को नींद ना आई। वो सुबह होने तक करवटें बदलता रहा। नासरा के बारे में से तशवीश लाहक हो गई। बहुत देर तक सोचने के बाद इसने सुबह नाश्ते पर इस वाक़ये के मुतालिक नासरा से बात करने का फ़ैसला कर लिया, मगर जब सुबह नाश्ता करने बैठे तो नासरा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर इसने इस परेशान कुन मौजू पे गुफ्तगू करना मुनासिब न जाना और शहर जाके अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करने का फ़ैसला किया। नाश्ते के दौरान दोनों खामोश रहे, गोया दो अजनबी किसी होटल में इत्तिफाक से एक ही मेज़ के गिर्द आ बैठे हो। नाश्ते से फारिग होने के बाद कैसर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी? दोपहर तक लौट आएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नासरा ने इनकार कर दिया और बोली, आशीष से पूछ लो, इससे शायद कोई चीज़ सौदा मंगवाना हो। आशीष से क्या पूछूं, ये तुम्हारा काम है। मेरे साथ चलो, वहाँ डॉक्टर से दवा भी ले लेना। कैसर ने घुमाकर बात की, नहीं डार्लिंग। नासरा ने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं बीमार तो हूँ नहीं, सर दर्द है, अभी आराम आ जाएगा। इतनी मामूली सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाना अजीब सा लगता है। इतना कह के नासरा कुर्सी से उठ खड़ी हुई और दूसरे कमरे में चली गई। कैसर भी मज़ीद इसरार ना किया और लिबास तब्दील करके शहर रवाना हो गया। 1 घंटे बाद वो अपनी फैमिली डॉक्टर के पास बैठा इसे नासरा की बीमारी के मुतालिक बता रहा था। डॉक्टर ने सारी बातें सुनने के बाद कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, यह असाबी कमज़ोरी और ज़हनी इंतशार का नतीजा है। रात सोते वक्त नींद की 2 गोलियां 1 हफ्ते का बाकायदगी से खिला दिया करो। सुबह तक गहरी नींद सोते रहने से थके हुए असाब को सुकून मिलेगा तो कुछ ही दिनों में आराम आ जाएगा। कैसर ने वहाँ से निकल के मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियाँ ख़रीदी और एक दोस्त से मिलने इसके घर चला गया। दोनों बहुत देर तक बैठे गप्पे हाँकते रहे। कैसर को दोस्त के इसरार पे दोपहर का खाना भी इसके यहाँ खाना पड़ा। बाद दोपहर इसने बाज़ार से थोड़ा सा फल, बिस्किट, टॉफ़ियाँ, सिगरेट ख़रीदे और बस में सवार होकर गांव रवाना हो गया। वो जूँ ही घर के दरवाजे में दाखिल हुआ, इसकी नज़र नासरा पे पड़ी, जो शीशे का बड़ा फ्रेम अपने सामने रखे कालीन पे बैठी हुई थी। इस फ्रेम में बर्फ़ पोश पहाड़ों की खूबसूरत सीनरी थी, जिसे नासरा ने उतार कर अपने सामने रखा हुआ था।
कैसर ने आगे बढ़ के देखा तो फ्रेम के चारों किनारों के साथ अंग्रेज़ी के हुर्फ की ए से लेकर जेड तक की छोटी छोटी पर्चियाँ लिखी हुई पड़ी थी और शीशे के दरमियान में शीशे का छोटा सा गिलास औंधा पड़ा था जिस पर नासरा की उंगली रखे बैठी थी। गिलास आहिस्ते आहिस्ते सरक कर एक हुर्फ को छूता और कभी दूसरे को। कैसर के देखते ही देखते गिलास ने फ्रेम के शीशे पे किसी हुर्फ को छुए बगैर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। नासरा इस कदर मनहक थी कि इसे कैसर की मौजूदगी का एहसास ना हुआ। कैसर ने थोड़ी देर बाद नासरा को अपने साथ लगाते हुए हंसते हुए कहा, ये क्या हो रहा है डार्लिंग, तुमने मुझे डरा ही दिया। क्या मैं इतना ही भयानक हूँ कि मुझे देख के तुम डर जाती हो? कैसर ने छेड़ा। छोड़ो भी, पहले ये बताओ तुम क्या कर रही थी। अच्छा बताती हूँ। नासरा ने शर्मा कर आँखें नीची कर लीं। कैसर को समझाने लगी कि गिलास जिन हरूफ को छू जाता है इनको तरतीब दिया जाए तो अपने सवाल का जवाब मुरतब हो जाता है। कौन सा जवाब देता है? कौन जवाब देता है? कैसर ने तमस्खराना लहजे में पूछा। रूह। मैं अभी साथ से बात कर रही थी, नासरा ने संजीदगी से कहा। क्या वो मुझसे भी बात करेगा? कैसर ने कहका लगाया। हाँ, क्यों नहीं। नासरा कहने लगी, तुम अपनी उंगली गिलास के पैंदे पे रखो लेकिन देखो वज़न ना डालना। कैसर ने बीवी की हिदायत पे अमल करते हुए दाएं हाथ की दूसरी उंगली गिलास के पैंदे पे रख दी और कहा, क्या तुम रात के वक्त भी साथ से बातें कर रही थी? नासरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके शौहर ने शक का नेज़ा इसके दिल में उतार दिया, लेकिन इसने अपने हवास पर काबू रखते हुए फ़ौरन ही जवाबी हमले किया। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं मैंने कब कहा? कैसर बीवी की साफ़गोई से परेशान हो गया और बात को टालते हुए कहने लगा, वो देखो गिलास चलने लगा। गिलास आहिस्ते आहिस्ते सरकता हुआ अंग्रेज़ी के उर्फ एन को छूकर शीशे के दरमियान तक आया और चक्कर काटने के बाद ओ को छूकर घूमने लगा। साद ने तुमसे बात करने से इनकार कर दिया। नासरा ने तशरीह की। देखा तुमने, हुर्फ एन और ओ को मिलाने से नो बनता है। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। नासरा ने हल्का सा कहका लगाया। ये सब बकवास है। कैसर ने मंतकी अंदाज इख्तियार किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि गिलास हाथ के पट्ठों के लाशऊरी हरकत से शीशे की चिकनी सतह पे सरकता है? अगर ऐसा हो तो हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब मिलना चाहिए। नासरा ने एतराज़ किया। ये बात नहीं, साद मुझसे डरता है। कैसर ने मजाक उड़ाया। वो तुमसे डरता नहीं बल्कि तुम्हें अपना रकीब जानकर नफ़रत करता है, नासरा ने कहा। कैसर हंस पड़ा और नासरा के लबों पे सरगोशी करते हुए कहने लगा, तुम्हारे जहर शिकन हुस्न की वजह से तो कभी मैं ख़ुद को भी अपना रकीब समझने लगता हूँ। इतना कहकर इसने नासरा को उठाकर अपने करीब कुर्सी पे बिठा लिया। नासरा ने मकबूल निगाहों से कैसर को देखा। इसे तंग करने के लिए कहने लगी, तुम नहीं जानते डार्लिंग, तुम्हारी इन बातों पे साद को कितना गुस्सा आता है। हाँ, क्यों ना हो, रकीब रोसिया जो हुआ। कैसर ने कहका लगाया, फिर समझाने लगा, तुम सारा दिन खिड़की के पास बैठी उल्टी सीधी बातें ना सोचा करो। ये तुम्हारी तवील बीमारी के असरात का नतीजा है। लो, मैं तुम्हारे वास्ते डॉक्टर से दवा लेके आया हूँ। रात सोने से थोड़ी देर पहले 3 गोलियाँ दूध के साथ खा लेना। कैसर ने जेब से नींद की गोली की छोटी सी शीशी निकाल के नासरा के हाथ में थमा दी। ये कौन सी गोलियाँ हैं? नासरा ने शीशी को उलट पलट के देखते हुए पूछा। मालूम नहीं, कैसर ने झूठ बोला। हालांकि दवाई ख़रीदते वक्त इसने लेबिल खुद ही उतार फेंका था। कैसर ने साद वाला मामले को ज़रा अहमियत ना दी, लेकिन तंबिया कर लिया कि वो साद के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल करेगा। ये भी मुमकिन है कि साद का हेवला नासरा की जहनी अख्तरा के सिवा कुछ ना हो। भला रूहें इंसानों से क्यों कम मुलाकात कर सकती हैं? ये नामुमकिन है। नासरा शायद बीमार है, इसे किसी जहनी अमराज के माहिर डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाना चाहिए। कैसर बहुत देर तक सोचता रहा। नींद की गोलियां खाने से इसी रात नासरा बड़ी गहरी नींद सोई, बल्कि ये कहना चाहिए कि नीम बेहोशी के आलम में पड़ी रही। दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, जिससे नासरा की सेहत पर अच्छा असर पड़ा और कैसर को भी सुकून मिला। 4-5 दिन की बात है। कैसर ड्राइंग रूम में बैठा अपने दोस्त प्रोफेसर जमाल की लिखी हुई किताब दुनिया की कदीम तहजीबें का मुताला कर रहा था कि आशी घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। जनाब आशी खामोश हो गई। वो अपनी मालिका के ख़िलाफ़ क्यों कर कुछ कहती?
हाँ कहो, तुम खामोश क्यों हो गई? जी वो कब्रिस्तान में बैठी हैं, आशी ने डरते डरते अधूरी बात की। कौन? कैसर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या नासरा? हाँ जी, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। आशी ने पूरी बात की। देखो आशी, तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। कैसर ने कहा, तुम यहाँ की इसी गांव की रहने वाली हो। नासरा भी साथ कौन है? जी आशी की घबराहट खौफ में बदल गई। कुछ भी हो, वो मुलाजमत थी, अपनी मालिका के खिलाफ कुछ कहना झूठा मुँह बड़ी बात वाला मामला था। हालांकि इसने नासरा को पहले ही दिन पहचान लिया था, लेकिन वो अपनी हैसियत से आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। आशी को अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। इसने कैसर से बात ही क्योंकि नासरा जाने और इसका शौहर। इसने अपनी हमदर्दी का इजहार ही बड़े भोंडे तरीके से किया। साथ कौन है? आशी को खामोश पाकर कैसर ने दोबारा पूछा। मैं नहीं जानती। आशी ने झूठ बोल के जान छुड़ानी चाहिए। तुम झूठ बोल रही हो। अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी शिकायत नासरा से कर दूंगा और वो तुम्हें मुलाजमत से निकाल देगी। कैसर ने धमकी दी। खुदा के लिए इनसे कुछ मत कहिएगा। आशी ने मिन्नत की और इसकी आंखों आंसुओं से भीग गई। मजबूर हो गए इसने साद और नासरा के माशूके और साद के खुशकशी तक के तमाम वाक़यात बता दिए। कैसर ने कुर्सी पर बैठ के सिगरेट सुलगाया और लंबा कश लेके कहने लगा, मैं जानता हूँ नासरा इंतहाई शरीफ और वफ़ादार औरत है। सास से माशूका जवानी की हिमाकत के सिवा कुछ भी नहीं था। उनकी मोहब्बत यकीनन गुनाहों की आलूदगी से पाक थी। आशी खामोश खड़ी सुन रही थी और कैसर कहता चला गया। दोनों की हालत एक सी थी। आशी अपनी हिमाकत पर खड़ी आंसू बहा रही थी और कैसर दिल का बोझ हल्का करने के लिए बेसरोपा बातें किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था गोया वो एक दूसरे के मोनिस व गम व ख्वार हैं। थोड़ी देर बाद कैसर ने अपने जज्बात पे काबू पाते हुए बात का रुख तब्दील किया। बोला, आशी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जी मैं वो गड़बड़ा गई। हाँ मैं तुम्हारी इस मदद की एवज़ तुम्हें दोगुनी तनख्वाह दूंगा। कैसर ने लालच दिया। तुम जानती हो कि मैं नासरा को दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। तुम भी इसे चाहती हो। मैं चाहता हूँ कि हम इसे इस मुसीबत से निजात दिलाएं। तुम हर वक्त इसके साथ साई की तरह लगी रहो और मुझे एक एक बात से बाखबर रखो। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आशी नासरा की क्या निगरानी करती। इसका कोई काम ढका छुपा नहीं था। वो हर बात खुद अपने ही शौहर को बता देती थी। इस दिन कब्रिस्तान से आने के बाद नासरा ने कैसर को बताया कि मुस्तकबिल में साथ खुद इससे मिलने आया करेगा। नासरा की बात का जवाब देने के बजाय कैसर मुस्कुरा के खामोश रहा। इसके नज़दीक साथ का वजूद नासरा के वहम की तख्लीक था, लेकिन एक खूबसूरत और जवान बीवी का खाविंद होने की हैसियत से इसके दिल को शदीद धचका लगा और अना को सख्त ठेस पहुंची। इतवार का दिन था। कैसर ने नासरा को फ़िल्म देखने के लिए शहर जाने को कहा, मगर नासरा ने इनकार कर दिया। कैसर का ख्याल था कि फ़िल्म देखने के बहाने शहर जाके नासरा का मुआयना किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए। तफरी भी हो जाएगी और काम भी। अब इसे अकेले जाना पड़ा। इस दिन कैसर बेहद मखमूल और परेशान था। शाम तक बेमकसद इधर उधर घूमने के बाद वो फ़िल्म देखने सिनेमा हाउस चला गया। इसका जहन अस्तराब इस कदर बढ़ चुका था। थोड़ी देर बाद फ़िल्म देखे बगैर ही बाहर निकल आया। वक्त रात के 10 बजने को थे। इसने 2 पैकेट सिगरेट के ख़रीदे और बस में सवार होकर घर रवाना हो गया। घर पहुंचते ही से एक ताज़ा अफ्ताब का सामना करना पड़ा। नासरा नदी किनारे एक पत्थर पर बैठी एक नौजवान से बातें कर रही थी। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। नाकाबिले यकीन सी बात हकीकत का रूप धार चुकी थी। साद इसकी बीवी के करीब ही बैठा था। कैसर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो गुस्से में भतराया हुआ साद से 2-2 हाथ करने के लिए साद की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ तो नासरा के सिवा कोई ना था। अब नासरा वहाँ तन्हा बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसर ने गुस्से से चीखा। कमरे में दिल घबराया। तो मैं बकवास मत करो। तुम झूठ बोलकर मुझे धोखा देना चाहती हो। कैसर ने इसका हाथ पकड़ा और खींचता हुआ घर ले आया। आशी ने आगे बढ़कर नासरा की मदद करनी चाहिए तो कैसर ने गुस्से में इसके गुलाबी रुखसार पर एक चपत रसीद कर दी। इसकी हालत पागलों की सी हो गई थी। इस रात कैसर को एक पल के लिए भी नींद ना आई। वो नासरा और साद के बारे में सोचता रहा। साद ने इसकी खुशियों में महरूमी का जहर घोल दिया था। इसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि ढोंग रचा के दुनिया वालों को धोखा दिया था। वो यकीनन बहुत बड़ा धोखेबाज और मक्कार है। सुबह होते ही कैसर गांव की लकड़ी के तख्ते, मखीने
हथौड़ी वगैरह ख़रीद के लाया कि मकान के बाहर नदी की तरफ खुलने वाली खिड़कियों को मुस्तकिल तौर पे बंद कर दिया जाए। नासरा ने हज़ार मिन्नत की, साधना मिलने का वादा किया, कस्में खाईं, लेकिन जो शकूक कैसर के दिल में पैदा हो चुके थे नासरा की कस्में और वादे दूर ना कर सके। कैसर ने नासरा का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और नासरा अमलन कैदी बन के रह गई, मगर कैसर इसके बावजूद मुतमईन ना था। इसने साथ का ख़ात्मा करने की ठान ली। अब हर वक्त पिस्तौल अपनी कोट की जेब में रखता ताकि मौका मिलते ही इसे ठिकाने लगा दे। इस वाक़ये के चंद दिन बाद नासरा की सेहत एकदम फिर से गिरना शुरू हो गई। देखते ही देखते वो हड्डियों का पिंजर बन गई। इलाज मुआवजे से भी फ़ायदा ना हुआ, मर्ज बढ़ता गया जूं दवा के। आखिर एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब दवा के बजाय मरीज़ा के लिए दुआ की जाए। नासरा की बीमारी को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि नासरा ने कैसर को पास बुला के कहा, मेरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ आ पहुँची हैं। डार्लिंग, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ऐसी बातें ना करो नासरा, तुम बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाओगी। कैसर की आवाज़ भर्रा गई। डार्लिंग, मैं तुमसे बेवफाई नहीं की। नासरा ने कैसर की बात अनसुनी करते हुए नीम मुर्दा आवाज़ में कहा, साथ ज़िंदा नहीं है, तुम्हें इसके बारे में गलतफहमी हुई है। इसकी बेचैन रूह मेरी तलाश में भटक रही है। हम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। शायद तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना आए, लेकिन यह हकीकत है कि ख़ुदकशी करने वालों की रूह इस वक्त तक सुकून नहीं पाती जब तक वो अपने चाहने वाले को नहीं पा लेती। साथ ने मुझे पा लिया। तुम्हारी इन पाबंदियों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। मैं तुम्हारी बीवी होने के बावजूद साथ से दूर रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे शकूक ने मुझे बेबस और साथ को मजबूर कर दिया कि हम दोनों मिल जाएं, एक हो जाएं। साथ तुम्हें हलाक कर देना चाहता था, मगर मैंने इसे बाज रखा। तुम्हारी हलाकत से साथ और मेरे मिलाप में वक्त का फासला बढ़ता जा रहा है। तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो वो देखो, तुम्हारे बिल्कुल करीब पीछे साथ खड़ा है। इसे मेरा ही इंतज़ार है। कैसर ने पलट के देखा तो उछल पड़ा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। साथ को देख के कैसर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो खौफ से थर-थर कांपने लगा। इसने बात करना चाहिए लेकिन ना कर सका। डार्लिंग, खुदा हाफिज़। कैसर ने पलट के नासरा की तरफ देखा और आंसुओं से उसके रुखसार भीग चुके थे। नासरा इसे छोड़ के हमेशा के लिए जाग चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आपकी दुआओं की तलबगार।